दूसरा उस युद्ध अपनी चरम सीमा पर है। कोई भी देश ये बताने की कसर नहीं छोड़ रहा है कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसे जहाँ जो सैनिक मिल रहा है वहाँ उसे बेरहमी से मार दिया करते हैं। ये फिर उन्हें बंदी बनाकर अपने देश लेकर चले जाते हैं, जैसे कि अभी चाइना का एक लड़ाकू जहाज जिसमें हजारों की तादाद में जापानीज और अमेरिकन सोल्जर कैद हैं, जिन पर न जाने कब से अत्याचार कर रहे ये लोग। अब इन सभी को यूं दे के मैदान में पकड़ा गया है और अब इन्हें बेरहम जेल में बंद किया जाएगा। पर उससे पहले जहाज जमीन को छुए इतने में उस पर लड़ाकू हवाई जहाज धावा बोल देते हैं और उन्हें पल भर में पानी में डूबा दिया जाता है। सुबह का सूरज निकलता है तो हमने देखा कि महाद्वीप के किनारे एक छोटे टापू पर कुछ लोग बेहोश पड़े हैं, जिसमें एक जापानी शख्स तारों भी है, उसके पैरों में जंजीर है। इससे यह साबित होता है कि जो बीड़ा रात में डूबा था इसी में ये मौजूद था। और सिर्फ वही नहीं, वहां 2 और लोग भी थे, जिसमें से एक अमेरिकन था और एक अनजान पर वो शख्स अब मर चुका है। पर अमेरिकन जिंदा है या नहीं हमें नहीं पता, इसीलिए तारो अब बंदूक निकालता है और धीरे से, लेकिन इतने में वो उठ गया और दोनों में भयानक लड़ाई होना शुरू हो गई। इस दौरान हम गौर करते हैं कि दोनों के पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं, जिसका सीरा दोनों से जुड़ा है, यानी कि ये दोनों ही यूं के कैदी हैं। अब यहाँ इस अजीब से दवी पर अटक चुके हैं, पर अभी भी ये दोनों की लड़ाई थम नहीं रही है। इंद्रियों तारों पर भारी पड़ रहा है कि तब ये काली परछाएं इंद्रियों को समंदर की गहराई में खींचने लगती हैं। वो तो सही मौके पर तारों अपनी बंदूक से उस पर गोलियां बरसा देता है तो वहां जो कुछ भी था वो भाग निकलता है, पर इस काली परछाएं को देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि ऐसे लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला और उसीलिए अगर उन्हें जिंदा रहना है तो साथ में रहना पड़ेगा, वरना एक को मारकर दूसरा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अब सबसे पहले ये इस द्वीप के चारों और कुछ काम की चीजों की तलाश थे, जिस दौरान इन्हें इसी जहाज से बहकर कुछ ऐसे बक्से मिलते हैं जिसके पास कुछ लाशें भी थीं, जिनमें देखकर इन्हें यकीन हो गया कि इन्हें ले जाने वाला बेड़ा इसी द्वीप के आसपास ही क्षतिग्रस्त हुआ है। इन बक्सों को खोलने पर इन्हें कुछ दिन तो खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ दिनों का गुजारा करने लायक सामग्री थी। पर उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। इन औजारों की मदद से तारों ने मछलियां पकड़ी और फिर अंधेरा होने से पहले उन्हें पकाकर एंडियो को दिया, जिसे बड़ी ही चाव से उसे खाया, क्योंकि दोनों ही बहुत टाइम से भूखे हैं। लेकिन अब उन्हें आगे का सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे पहले तो उन्हें खुद को आज़ाद करना होगा इन जंजीरों से। तब तारों को याद आया कि वही आवाज़ जो उसे बाक्स में मिला था और इसलिए उसने पहाड़ करना शुरू किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब तारू ने कहा कि जंजीरों के सबसे किनारे वाले साइड पर मारो, यानी कि टुकड़ों के साइड पर। यूसुफ एंडियो को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अगर निशाना हल्का सा भी चौका तो उसका पैर जा सकता, लेकिन तारों को इस पर यकीन था, इसलिए उसने कहा कि करो। और वो सही था, एक ही वार में जंजीर टूट गई, जिससे दोनों ही आज़ाद हो गए। एंडियो काफी खुश था, न जाने कितने महीनों बाद वो खुले पैरों में चल रहा है। जंजीर के टूटने की आवाज से मानो वहां एक हलचल पैदा हो गई। आसमान में पंछियों का झुंड उड़ने लग गया और इस दौरान तारों को भी झाड़ियों के पीछे से किसी की चलने की आवाज आई, जिसे देखने के लिए जब वो वहां गया तो देखा किसी के अजीब से अल्टे पैरों के निशान थे। इतने में उन्हें देखा कि 2 जापानी सैनिक एक लोकल मछुआरी को पकड़कर इसी द्वीप की ओर आ रहे हैं, जो बात उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती। पर अब तारों को एंडियो को डर सताने लगाए खुद के पकड़े जाने का, क्योंकि उन्होंने वहां पर खुद के रहने के सबूत छोड़े हैं। अगर वो उनकी नज़र में आ गए तो ये मुसीबत में आ सकती है। लेकिन यहाँ तारों खुद इन दोनों से निपटने का फैसला करता और एंडियो से छप जाने को कहा। जैसे ही दोनों करीब आ रहे हैं, उन्हें एक बुझती हुई राख दिखाई दे रही है, जिससे वो और भी ज्यादा सतर्क हो गए। तब इन्हें वहीं पास लेता एक शख्स दिखा। चादर हटाई तो वो तार हो गया, जिसकी जापानी भाषा को सुनकर वो समझ गए कि वो उन्हीं के देश का बंदा है। उसने झूठ कहा कि वो सुबह यहाँ पर बहकर आ गया, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कहाँ जाना है। अब झाड़ियों से छिपकर एंड्रयू ये सब देख रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वो भी उन्हीं लोगों को देख रहा है। ये कोई विलुप्त प्राणी था, जिसे आज से पहले ना ही एंड्रयू ने देखा और ना ही इस दुनिया ने। मनी मन वो प्रार्थना कर रहा है कि कहीं वो उसकी नज़र में ना आ जाए। जैसी उसकी पलके झपकी वो छूमंत्र हो गया, जैसे कि हवा की तरह। और इधर इन सैनिकों ने 2 पानी की बोतल को देखा। उन्हें कुछ शक हुआ, पर तारों ने इस बात को भी बहाना बनाकर टाल दिया। लेकिन इतने में एक सैनिक की नजरें पास ही पड़ी, एक अमेरिकी पोशाक पर पड़ी। उसे एंड्रयू ने उतारा था और ये देख उसने दूसरे सैनिकों को आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिससे दोनों अब खड़े हो गए और झटके से तारों के ऊपर रखी चादर को हटा दिया, जिससे उन्हें उसके पैरों में कटी जंजीरों के टुकड़े दिखे। उससे उन्हें साबित हो गया कि ये कोई आम सैनिक नहीं है, बल्कि जंग में पकड़ा गया कैदी है, जिसे अपने देश से गुदारी की है। उससे पहले कि वो कोई सजा देते, उसे झाड़ियों की तरफ से किसी के गराने की आवाज आई, जिसे सुनने के बाद मछुआरी ने एक डरावनी आवाज में
कहा कि वो आ चुका है, मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ आने के लिए, वो लौट आया है, उसे हमारी बो आ चुकी है। उसकी जबान पर बस एक ही लफ्ज था। मुछली के सर वाला आदमी ऐसा लग रहा है कि मानो उसने पहले भी उसे देखा हुआ है। अंदर गया सैनक इधर देखना शुरू करता है कि तभी उसके पीछे एक काला साया है, और जैसे ही वो मड़ा एक ही झटके में उसका हाथ उसके शरीर से अलग था। इस जुवान की चीखें बाहर खड़े सभी लोगों के खून को ठंडा कर देती है, और उसी मौके का फायदा उठाकर एंड्रियो बाहर, जो इस बच्चे हुए सैनक के गले में चाकू मारकर उसकी कहानी को खत्म कर डालता है, और फिर दोनों ही जाकर पत्थर के पीछे छिप गए। अब उस बचा था वहां तो वो अकेला मछुआरा जिसके चेहरे पर मौत का डर था, और कुछ देर बाद उसे भी एक दर्दनाक मौत नसीब होने वाली हो। इसीलिए उसे भागना शुरू किया, पर ज्यादा दूर नहीं जा सका, और वो दाना ने एक लंबी छलांग मारी और उसके पेट पर अपने दांत को घसीट दिया, जिसके बेचारे की वहीं मौत हो गई। इस दहशत को देखकर उन्होंने जंगल की और अपना रख मोड़ लिया, और भागते भागते उन्हें भी पता नहीं चला कि वो उन्हीं के पीछे है। अचानक तभी एंडियो का पैर मड़ा और वो वहीं गिर पड़ा। ये पहली बार था उसने उस दानिम को इतने करीब से देखा था। उसके अजीब से बदबूदार दांत को इंसान को एक ही बारे में कचा खा सकते हैं, और लग रहा है कि एंडियो उसका अगला शिकार है, लेकिन तारो ऐसा होने नहीं देगा। उसने इस पर वार करके उसे पीछे कर दिया और एंडियो को लेकर फिर से भागना शुरू किया। भागते भागते उन दोनों को पता ही नहीं चल पाया कि कब ये एक दूसरे से अलग हो गए और जाग रहे एक गहरी खाई में। सुबह हुई तो एंडियो को होश आया। उसने खुद के सामने उस दहानों को नहीं देखा जिसे उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है, तो वहीं दूसरी और तारों की हालत थोड़ी गंभीर थी। उसके कंधे पर एक लकड़ी घिस चुकी है जो उसे काफी तकलीफ दे रही है। हालांकि वो जहां पर उठका है वो जगह एंड्रियो के हिसाब से सरूसियत थी, क्योंकि वो एक झंडे के ऊपर उठका पड़ा है जिसका सराप टूटने ही वाला है। उसके पहले वो खुद को संभाल सके वो फंसल गया और जा गिरा उस ठंडे पानी में, लेकिन उसने खुद को जैसे तीसे करके संभाली लिया और धीरते धीरते किनारे तकाया। तभी उसकी नज़र पड़ी दूर एक चट्टान पर, जहां वही दाना खड़ा था जो उसे देखकर गिरा राइन, मानो कि वो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। एंडियो को अब समझ आ चुका है कि अगर उसे खुद की जान बचानी है तो बस एक ही रास्ता है, और वो वापस इसी समंदर के ठर पड़ जाना होगा। इसीलिए वो नदी के ऊपरी चलना शुरू करता है, पर वो पहले से ही थका हुआ है। ऊपर से उसका शरीर भीगा हवा है जिससे उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो चलता गया काफी दूर। आ जाने के बाद थोड़ा रख वो आराम करने का फैसला करता है, लेकिन जब उसने खुद की गर्दन को धाई और घुमाया तो वहां एक विशाल नर्म मगरमुछ बैठा था, जिससे उसकी सांसें आटिक गईं। एंड यू पूरी तरह से का पूरा है, लेकिन अगर उसने हल्की सी भी हरकत की तो अगला शरण उसके मुना में होगा वो, और उसीलिए उसने धीरे से काम किया। जिससे हुआ ये तो मगरमुझ ने उसकी तरफ तोजा नहीं दिया और चुपचाप पानी में चला गया। उसने पहाड़ी रास्ते को चुन लिया तो वहीं उसे जल्दी किनारे तक लेकर जाएगा। इस दौरान उसे फिर से वही दाना दिखा जो नदी किनारे बैठकर खुद के घावों को साफ कर रहा है। तभी एक मगरमच्छ पानी से निकला और उसे अंदर खींच ले गया। इस चीज को देखकर एंड्रयू बहुत खुश होता है। चलो कम से कम वो मर तो गया। लेकिन अगले ही पल वो वापस बाहर आया और खुद के हाथों से मगरमच्छ के जबड़ी को ही अलग कर डालता है। अब ये देख इसकी सांसें फूल गई कि सच में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए उसने अपनी गद्दी को और तेज कर दिया। वही दूसरी तरफ तारों लंगलाते हुए नदी के रास्ते आगे बढ़ रहा है कि इस दौरान उसके हाथ उसी की तलवार लग गई, जो उसके लिए काफी अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आगे जाने पर इसकी नजर एक लाश पर भी पड़ी जो पेड़ से लटकी हुई है। जैसी वो उसके करीब गया वो एक गड्ढे में गिर गया, जहां कुछ ऐसा था जिससे उसकी आंखें फट जाती है। जहां उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी दानव का बेटा था वहां पर, लेकिन मरा हुआ, यानी कि यहां पर सिर्फ वही नहीं उसका पूरा परिवार है। तो अब उसने हिम्मत करके खुद को बाहर निकाला और इस लाश के पास गया जो किसी पायलट की थी, और यहां पर आकर वो लटक चुका था। उसी की गोली से वो दानव का बेटा मरा होगा, क्योंकि उसके पास उसे कुछ बुलेट पड़ी मिलती है। तारों ने उसके हाथ से बंदूक ले ली और फिर आगे बढ़ गया, लेकिन अब रास्ता खत्म हो चुका है। उसे घने जंगलों के बीच से होकर आगे जाना होगा, जो खतरनाक हो सकता है, पर करना तो पड़ेगा। इसीलिए उसने हिम्मत का थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वो कर्श फाइटर जेट भी मिला। इसी पायलट का धीरे धीरे दिन ढलने लगा, यानी कि खतरे की घंटी आज बजने वाली है, क्योंकि जितना अंधेरा इतना ज्यादा जान का खतरा। अब भटकते भटकते एंड्रयू इसी कर्श प्लेन के पास पहुंच गया, पर वो वहां से आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसे एक आइडिया आया है कि इन्हें उसी प्लेन की धातों से नखिला हथियार बनाया जाए। तो इसी काम में वो लग गया और कुछ देर बाद उसे एक निखेला भाला बनाकर तैयार भी कर लिया, जिसे वो खुद की रक्षा कर सकत। इधर कॉकपिट में मौजूद कुछ और सामान भी उसके हाथ लग गया, लेकिन सबसे अहम चीज थी
वो पिलीन के नीचे लगी, एक एक्टियो मिसाइल जिसे उसके दिमाग की घंटी और बजती है। इतने में उसके पीछे कोई आता है और दिखता है असल में ये तो तारूता, जिसने उसे देख लिया और दोनों एक बारी फेर से साथ आ जाते हैं। उसने बताया कि आगे एक गुफा है जहाँ कुछ अजीब सी चीजें देखी उसने। दोनों इस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक विशाल अंडा लटक रहा था जो उसी दानव का था। एंड यू ने तुरंत कहा कि उसे यहीं पर फूल कर खत्म कर दो, वरना ये आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को मारते रहेंगे। पर तारों का कहना था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो और गुस्से में आ जाएगा, जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो एंड्यू के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उस मज़ाहिर की मदद से घूंसले के साथ इस दाना को भी मार डाले। तारो मान गया। फिर दोनों ने बड़ी ही मुश्किल से उस मज़ाहिर को पलीन से अलग किया और इस गुफा के करीब लाए। पर अब एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मज़ाहिर का टाइम आर्टिक्चन, जिसे अब किसी आवाज़ार से ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई औजार है ही नहीं। तभी एंडी को याद आया कि वो कल्हाड़ी जो कोक पीप में मौजूद थी, उसीलिए वो फौरन भागती हो गई है और उसे लेकर आया। लेकिन अब वो जंग खा चुकी है, जिसके कारनाम उसका बाहर आना नामुमकिन लग रहा है। इधर गुफा में अब वो दाना वापस आ चुका है। अकेला तारों उसे लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि अभी भी एंडियो से वो गलहाड़ी बाहर नहीं निकल रही है। अकेला तारों उसके लिए काफी नहीं है, जिसके कारण वो उसे बड़ी ही बरी तरह से उठाकर पटक रहा है। इतनी भी अचानक से एंडियो वो गलहाड़ी बाहर लाया और उसने उसी पर उसे कई वार किए। दोनों मिलकर अब उसे मार रहे थे। तब धानों को लगा के अब उस पर भारी पड़ रहे थे, तो वो अचानक उसी अंधेरी में गायब हो गया। तब एंडियो को लगा कि अब समय आ गया और इसलिए त्रंटी जाकर वो टाइमर को ठीक कर दिया। लेकिन इतने में वो धानो दोबारा लौटा और एंडियो पर छपट पड़ा। उसका पूरा पेट उसने अपने ढंग से फाड़कर रख दिया पीछे खड़ा। तारों बहुत कोशिश किया कि उसे दूर कर दे, लेकिन अभी कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। और इसी गुस्से में आकर उसने अंडे पर शॉट की, जैसे कि उसके अंदर पल रहा शिशु जमीन पर आकर गिरा, जो देख वो दानो मानो गुस्से से पागल हो जाता है और पूरी तरह से आक्रोश में आ जाता है। वो इस बीच एंडियो को भी एहसास हो गया, क्योंकि उसका समय आवा चुका है। उसने तारों को जाने को कहा, पर वो मान ही नहीं रहा। उसे अकेले ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है, पर वो क्या करे, जाना तो उसे पड़ेगा। इसीलिए वो बाहर आ गया और कुछ ही पल बाद गफा में एक भयानक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आग धीमी कदमों के साथ अब वो किनारे क्यों और जाने लगा। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हमें जानने को मिली जो किसी भी होश उड़ा देती है। वो दाना वो भी जिंदा था। जी हाँ, इस भीषण धमाके से भी उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब तारों ने ठान लिया, या तो आर या तो पार। उसने वो अपनी सामुराई तलवार निकाली, जिससे वो उसके सामने आया और छिपकर उस पर कई वार किए। हालांकि इसमें वो बड़ी तरह से घल होता है, लेकिन उसने उस जहनाफ को उसके घटनों पर ला दिया और जान से नहीं मारा, क्योंकि उसे ये सच्चाई पता थी कि वो जिसे मार रहा है उसी का ये घर है और हम सभी भारी लोग हैं जो उसके घर को तबाह कर रहे हैं। उसीलिए वो उसे वैसे ही छोड़कर वहां से चला गया और फ्लेट चलाने के बाद वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अमेरिकन नेवी के जहाज पर था और उन्होंने उसके पास एंड्यू की अमेरिकन आर्मी की बिलेट मिली, जिसे वो काफी गुणभेता से देखती हैं और पूछती हैं कि असल में उसके साथ क्या हुआ। तो तारुवन ने बाहर देखा और खुद की कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। उन दिनों की याद में खो गया जब इसके दोस्त एंड्यू ने खुद कुर्बानी दी थी कि वो जिंदा रह सके। और अंत में हम इसी दाना को स्टॉप ऊपर देखते हैं, जो कि अब अपने अगले शिकार की फिराक में बैठा है और कहानी इसी धीरुष के साथ खत्म हो जाती है। बेल, आपको कहानी कैसी लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पैस आउट।